अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो। मैं खुशामदीदी NG 501 का लेसन नंबर 34 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इंग्लिश एज वर्ल्ड लैंग्वेज। टॉपिक नंबर 166 स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन टुडेज़ वर्ल्ड। वैसे तो ये पूरा चैप्टर एक कह लें कि MCQs ही हैं, इसमें कोई याद करने वाला नहीं है कोई चीज़। बस एक कह लें फॉर्मेलिटी मैं निभा रही हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बना रही हूँ, ना इसमें कुछ समझाने वाला है। और वैसे भी कोई इतना ख़ास चैप्टर नहीं है। हाँ, MCQs के हवाले से आप कह सकते हैं कि MCQs इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पाए जा रहे हैं। बहरहाल एक आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। सबसे पहले स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन टुडेज़ वर्ल्ड। हम सबको पता है आज के दौर में इंग्लिश का क्या स्टेटस है, क्या समझी जाती है, वो उसका क्या रुतबा है। इस पूरे टॉपिक में कुछ समझाने वाला नहीं है, वो आपको यही बता रहे हैं कि तरक्की के साथ साथ इंग्लिश की नई वेराइटीज़ निकल आई हैं। तो इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। ये MCQs हैं जो कि मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बाद में कोई और कुछ और इम्पोर्टेंट लगे जब आप ये चैप्टर पढ़ें, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कह दिया आपने वही करना है। आप खुद से भी आपको सेंस होनी चाहिए कि कौन सा MCQs इम्पोर्टेंट हो सकता है, कौन सा बन रहा है, कौन सा नहीं बन रहा। ठीक। अच्छा, अब नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकर्स की इतनी सेटलमेंट हो गई, इतने यहाँ पे लोग आ गए, इतनी इंग्लिश बढ़ गई कि वहाँ पे जो उनके ओरिजिनल रहने वाले थे ना, रिहायशी जो वहाँ के थे, वो उससे भी ज़्यादा हो गए तादाद में। इंग्लिश जो मैन थे वो उससे ज़्यादा हो गए, इंग्लिश बोलने वाले उनसे ज़्यादा हो गए। किन किन से ज़्यादा हो गए? नेटिव अमेरिकन्स, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स। मॉरिस क्या है? ये न्यूजीलैंड के बाशिंदे इन लोगों को कहा जाता है, जो वहाँ के हैं असल। ठीक। इसके अलावा ये भी MCQs है, कुछ ख़ास नहीं है समझाने वाला। कोई हो ना कि मैं आपको समझा दूँ, समझाने वाला कुछ भी नहीं है। टॉपिक नंबर 167 नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश टुडे। अच्छा, अब स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश एज क्या किस तरह से हम मैयर करते हैं? एक तो फर्स्ट होता है ना, फर्स्ट जो होते हैं स्पीकर्स इंग्लिश के, मतलब वो उनकी नेटिव लैंग्वेज है, वो उनके मुकामी ज़ुबान है। ठीक। सेकंड लैंग्वेज स्पीकर होते हैं कि जैसे हम हैं, हम इंग्लिश के सेकंड स्पीकर हैं, सेकंड लैंग्वेज स्पीकर हैं कि हम उर्दू भी सीखते हैं, हम इंग्लिश भी सीखते हैं। ठीक है। फ़ॉरेन लैंग्वेज होती है। एक फ़ॉरेन लैंग्वेज किन लोगों की होती है? जिनके मुल्क में इंग्लिश ऑफिशियल नहीं है और इंग्लिश वहाँ पे नहीं बोली जाती, ना सिखाई जाती है, तो वो स्पेशल इस इंग्लिश को कोर्सेज लेते हैं, सीखते हैं, उनके लिए ये फ़ॉरेन लैंग्वेज है। ठीक है। फ़र्स्ट लैंग्वेज, ये इसमें भी कुछ समझाने वाला नहीं है। नंबर ऑफ स्पीकर्स ऑफ इंग्लिश टुडे। टॉपिक नंबर 168 इंग्लिश एज आ मदर टंग। अच्छा, कोई भी लैंग्वेज जनरली अपना ग्लोबल स्टेटस तब तक नहीं बना पाती जब तक वो अपना एक स्पेशल रोल नहीं जिसे कहते हैं ना, प्रूव नहीं कर पाती हर मुल्क में। ठीक है। अपना एक स्पेशल रोल हर मुल्क में एक वो अपने छोड़ नहीं पाती कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ, तो तब तक वो जेन्युइन ग्लोबल स्टेटस नहीं हासिल कर पाती। ठीक है। तो वो रोल जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे अदा करती है, वो उनके फ़र्स्ट लैंग्वेज में अदा करती है। मतलब जो फ़र्स्ट स्पीकर होते हैं, जो नेटिव स्पीकर होते हैं, जो उसकी अपनी कंट्री होती है लैंग्वेज की, सबसे ज़्यादा वो रोल वहाँ पे अदा करती है। दूसरे ममालिक में तो करती ही है, पर सबसे ज़्यादा वहाँ पे अदा करती है। ठीक है। इंग्लिश एज़ फ़र्स्ट लैंग्वेज। अच्छा जी, ये हम सबको पता है कहाँ कहाँ फ़र्स्ट लैंग्वेज है। ये सारे MCQs हैं कि मैंड्रिन चाइनीज़ के इतने नेटिव स्पीकर हैं, स्पेनिश के इतने नेटिव स्पीकर हैं, ये सब MCQs हैं। ये एक चीज़ समझने वाली है, मदर टंग यूज बाय इटसेल्फ कैन नॉट गिव अ लैंग्वेज ग्लोबल स्टेटस। अगर कोई आपकी मदर टंग है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्लोबल स्टेटस भी हासिल कर सकती है। ठीक है। हमारी उर्दू है,
मदर टंग, क्या वो ग्लोबल स्टेटस हासिल कर सकी है? क्या वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है? नहीं, वो बस हमारे पाकिस्तान में ही बोली जाती है, हमारे पाकिस्तान में ही समझी जाती है। ठीक। 3 pronged डेवलपमेंट हम सबको पता है। फर्स्ट लैंग्वेज होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है। 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपको पता है, जो कि हमारी मदर टंग होती है, जो कि फर्स्ट स्पीकर होते हैं, जो नेटिव जो हमारी लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज जो हमारी नेटिव स्पीकर के साथ, नेटिव लैंग्वेज के साथ जो हमारी दूसरी लैंग्वेज होती है, जो हमारी ऑफिशियल्स में ज़्यादा इस्तेमाल होती है या ज़्यादातर हमारी सोसाइटी में बोली जाती है, वो हमारी सेकंड लैंग्वेज कहलाएगी। फॉरेन लैंग्वेज जो कि आउट ऑफ द वे जाके हम सीखते हैं और हमारी कंट्री में बिल्कुल भी वो बोली नहीं जाती, हम अलग से वो सीखते हैं, वो फॉरेन लैंग्वेज कहलाती है। ये सारे MCQs हैं। टॉपिक नंबर 169, इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका होता क्या है? लिंगुआ फ्रैंका इज़ अ लैंग्वेज दैट इज़ अडॉप्टेड एज अ कॉमन लैंग्वेज बिटवीन स्पीकर्स हुज नेटिव लैंग्वेजेस आर डिफरेंट। जिन लोगों की नेटिव लैंग्वेज डिफरेंट है, उनके दरमियान में एक कॉमन लैंग्वेज जो होगी वो लिंगुआ फ्रैंका होगी। और आज के दौर में कौन सी है वो लैंग्वेज? इंग्लिश लैंग्वेज। ऑब्वियसली उसे लिंगुआ फ्रैंका कहा गया है। एक कॉमन लैंग्वेज जो कि सारे इंसान, सारी दुनिया जानती है और वो उसके थ्रू कम्युनिकेट करती है, उस लैंग्वेज को लिंगुआ फ्रैंका कहते हैं। पहले जी अरेबिक थी, उसके बाद अच्छा ये समझना है कि लिंगुआ फ्रैंका जो था फर्स्ट क्वाइंड, ये पहले कहाँ से टर्म निकली है जी? इटालियंस से निकली थी, इटालियंस से। ठीक है, एक लैंग्वेज थी, उसमें इटालियन भी थी, मतलब ज़्यादातर इटालियन के अल्फाज थे। ठीक है, ज़्यादातर उसमें इटालियन बोली जाती थी, उसमें कुछ फ्रेंच भी बोली जाती थी, पोर्तुगीज़ भी बोली जाती थी, स्पेनिश, टर्किश, ग्रीक एंड अरेबिक के उसमें फ़ीचर मौजूद थे। और वो कॉमर्स में यूज़ होती थी लैंग्वेज, मतलब तिजारत में। ठीक है, इसको फ्रैंकिश लैंग्वेज बोला जाता था। ठीक है, मीन उसका द टर्म लिटरली मीन्स फ्रैंकिश लैंग्वेज एज फ्रैंक। ठीक, इसके अलावा और क्या ज़रूरत है इसमें? अब उन्होंने ज़रूरत का कहा है कि क्या ज़रूरतें पेश आईं जिसके तहत हमें लिंगुआ फ्रैंका की ज़रूरत पेश आ गई जी? यूनाइटेड नेशन थी हमारी ज़रूरत। द चीफ इंटरनेशनल फोरम फॉर पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, द यूनाइटेड नेशन। ठीक, इसके अलावा ये सब जी MCQs या वेयर इट इज़ यूज्ड, ये कहाँ यूज़ होती है? ज़्यादातर यूरोप में यूज़ होती है, जहाँ पे एक स्पेनिश भी है इंसान, वहाँ पे फ्रेंच मैन भी है, जर्मन भी है, तो उसके दरमियान में ये एक कॉमन लैंग्वेज है जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर सकता है, और ये लिंगुआ फ्रैंका है। ठीक, इंग्लिश एज अ लिंगुआ फ्रैंका, ELF, या आपने इसका एब्रीवेशन याद रखनी है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन फॉर्मर एंग्लोफोन कॉलोनीज़। ये जी जो जिस पे कब्ज़ा रह चुका है ब्रिटिश का, मतलब हम और इंडिया और दूसरे ममालिक, ये वहाँ पे लिंगुआ फ्रैंका के तौर पर यूज़ होती है। इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, युगांडा, जिम्बाब्वे। ठीक, हाउ इज़ इट यूज्ड? English lingua franca differs from standard English in a number of ways. बहुत सारी जगहों में ये हमारे से डिफरेंट है, स्टैंडर्ड इंग्लिश से डिफरेंट है। स्टैंडर्ड इंग्लिश कौन सी है? ब्रिटिश इंग्लिश। तो ये जो लिंगुआ फ्रैंका है, इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश से बहुत सारी वे में डिफरेंट है। कौन कौन से वे में डिफरेंस है जी? वेरिएंस इन आर्टिकल यूसेज, दा का इस्तेमाल और ए और एन का इस्तेमाल, ये बहुत सारा डिफरेंस है वैराइटीज़ में, इंग्लिश की वैराइटीज़ में। ज़रूरी नहीं है कि ब्रिटिश में जो रूल उन्होंने डाल दिया है तो लिंगुआ फ्रैंका भी वैसे ही इस्तेमाल की जाएगी। इसके अलावा प्रपोजिशन में जो है वैराइटीज़, वेरिएंस पाई जा रही है, डिफरेंस पाया जा रहा है। ब्रिटिश में जैसे इस्तेमाल होता है वैसे नहीं, जो इंग्लिश आज का लिंगुआ फ्रैंका है उसमें वैसे नहीं इस्तेमाल हो रहे। इसके अलावा नॉवल यूज़ ऑफ मॉर्फीम, नए नए मॉर्फीम इस्तेमाल हो रहे हैं। वो मॉर्फीम नए नए इस्तेमाल के लिए, नए नए मीनिंग्स के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, क्रिटिसिज्म भी किया गया है। क्रिटिसिज्म क्या किया गया? बहुत सारे स्कॉलर्स ने किया कि ये इससे लिंग्विस्टिक इम्पीरियलिज्म
ज़ाहिर होता है कि मतलब ना समझ लें कि आपने एक जो ज़ुबान है उसकी हुकूमत कर दी है सबके ऊपर, इसकी तो कि दूसरी लैंग्वेजेस बहुत पीछे छूटती जा रही हैं, एक ही ज़ुबान को आपने ऊपर रख दिया हुआ है। ये उनका बेसिक था। और इसके अलावा क्या इशू थे कि एक इंसान अब अपनी नेटिव लैंग्वेज भी जानता है और वो दूसरी भी सेकंड लैंग्वेज उसकी है इंग्लिश, जैसे हम। वो कह रहे हैं कि जो बेसिक मकसद होता है ना बोलने का, वो क्या होता है कि हम इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। तो जब एक इंसान को आप शुरू से ना उर्दू का रहने दे रहे हैं, ना इंग्लिश का रहने दे रहे हैं, उसे फंसाया हुआ है बीच में, तो ना वो उर्दू का रहता है ना वो इंग्लिश का रहता है, और उससे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाती। तो ये भी एक क्रिटिसिज्म था। टॉपिक नंबर 170, डाइवर्जेंट डेवलपमेंट इन मॉडर्न इंग्लिश। अब जैसे जैसे वैराइटीज़ आई इंग्लिश की तो मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज़ भी आ गई। कंट्रोवर्सीज़ क्या थी कि जी फॉर्मर ब्रिटिश कॉलोनीज़ जो थी, मतलब जो पहले ब्रिटिश के कब्ज़े में कंट्रीज़ थी, वो जब आज़ाद हुई तो उनके अंदर ये फसाद, ये जिसे कहें झगड़ा आया, ये एक मसला खड़ा हुआ कि आया कि इंग्लिश को ऑफिशियल रहने दें जैसे कि वो पहले थी, या और अगर रहने दें तो उसका कौन सा वर्जन यूज़ करें, स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ करें या लोकल वैरायटी इंग्लिश को स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर लें, क्या करें। ठीक है, इसमें वेरियस फैक्टर्स थे जिन्होंने एक जैसे कह लें कहीं पे मुखालफत की और कहीं पे इंग्लिश का साथ दिया। मुखालफत कहाँ हुई जी, नेशनलिस्ट जो थे ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा मुहब्बुल वतन थे और अपने अपने वतन और अपनी ज़ुबान से बड़ा लगाव रखते थे, उनकी ये फीलिंग थी और वो चाहते थे कि भाई हमारा ट्रेडिशनल कल्चर आगे जाए, हमारी ट्रेडिशनल जो ज़ुबान है, जो हमारी मुकामी ज़ुबान है वो आगे जाए, इंग्लिश की हुकूमत ना रहे। ठीक है, जबकि दूसरी एक डिज़ायर थी, एक ख्वाहिश थी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की करनी है। तो ज़ाहिर सी बात है फ़िल वक्त का जो एडवांस कंट्री थी वो इंग्लिश कंट्रीज़ थी और उनके पास टेक्नोलॉजी और साइंस कहीं ज़्यादा थी। तो ज़ाहिर सी बात है उन्हें जानने के लिए हमें उनकी ज़ुबान भी जाननी पड़ेगी। इसके अलावा दूसरी कंट्रीज़ से कम्युनिकेट करने के लिए हमें ये भी ज़रूरी था कि हम उनकी ज़ुबान जानें। ज़ाहिर सी बात है हमने बिज़नेस करना था, हमें ट्रेड्स करनी थी, हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना था, हमें अपने मुल्क का सर्कल चलाना था। तो ये भी एक हमारी ज़रूरत थी कि हम इंग्लिश सीखें इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए। इसके अलावा यह भी मसला था कि ब्रिटिश का जब रूल था तब स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश जो थी वो थी एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए अब क्या कॉन्सेप्ट बन चुका था कि जो लोकल जो थे ना, लोकल लहजे और लोकल स्टैंडर्ड्स, लोकल लैंग्वेज जो इंग्लिश की थी उसे एक एरर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, समझा जाता था, सॉरी। इसके अलावा इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। हाँ, अच्छा, आप दूसरी वैराइटीज़ को इंग्लिश से कैसे डिफरेंट है। एक वो फोनोलॉजी के थ्रू डिफरेंट है, एक ग्रामर के थ्रू डिफरेंट है और एक वोकैबुलरी के थ्रू डिफरेंस है। फोनोलॉजी के थ्रू 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए इंग्लिश डिफरेंट हो सकती है स्टैंडर्ड इंग्लिश से। ठीक है, वो क्या है कि या तो उस लैंग्वेज के फोनोलॉजिकल सिस्टम जो था, फोनोलॉजिकल याद है ना क्या होता है, फोनोलॉजिकल सिस्टम है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इस वजह से उसके उन्हें वो अलग तरीके से बोलते होंगे इंग्लिश को। ठीक है, इसलिए उनमें वो एक वैरायटी बनी इंग्लिश की, क्योंकि उनका फोनोलॉजिकल सिस्टम डिफरेंट हो सकता है, या वो प्रोनाउंस उसे डिफरेंट करते होंगे, उनके अल्फ़ाबेट वही होंगे पर वो प्रोनाउंस उसे डिफरेंट करते होंगे, या इसके अलावा उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी फ़ोनीम्स की वो डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर एक जो है जैसे कि अब एक्सट्रीम, ठीक है, अब एक्सट्रीम के एंड पे ई आता है, उनके वहाँ पे उनकी ज़ुबान में नहीं ऐसा कोई सिस्टम होगा कि जहाँ पे फ़जूल कोई चीज़ लगाई जाए जब ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वजह से भी फोनोलॉजी डिफरेंट हो सकती है। ठीक है,
इसके अलावा स्ट्रेस और इंटोनेशन भी उनकी डिफरेंट हो सकती है। स्ट्रेस मतलब लफ्ज़ के एक लफ्ज़ है जिस उस लफ्ज़ के एक सिलेबल पे जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस हम डालते हैं, जिसे ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं, उसे स्ट्रेस बोला जाता है। और इंटोनेशन उतार चढ़ाव, कहीं पे आवाज़ भारी करनी है, कहीं पे लो करनी है, इस तरह। इसके अलावा फोनोलॉजी आउटर सर्कल वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश। आउटर सर्कल वेराइटीज़ कौन सी होती हैं? हम जैसे लोग जिस पे ब्रिटिश का कब्ज़ा रह चुका है, उन्हें आउटर सर्कल बोला जाता है। और उन इंग्लिशेस को, हमारे जैसे मुल्क की इंग्लिशेस को आउटर सर्कल वेराइटीज़ बोला जाता है। ठीक है, उनमें उनके फोनोलॉजिकल, हमारे फोनोलॉजिकल में क्या डिफरेंस है? द नंबर ऑफ फोनीम्स इज़ ऑफन मच रिड्यूस्ड। हमारे फोनीम्स कम है उनकी बदौलत, जिस तरह वो हर एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं या वट जैसे भी उनका एक्सेंट है, हमारा वैसा एक्सेंट नहीं है जब भी हम इंग्लिश बोलते हैं, राइट। इसके अलावा क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट वोवल्स। हम ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि लॉन्ग वोवल कौन सा है और शॉर्ट वोवल कौन सा है, इतनी गहराई में हम नहीं जाते। इसके अलावा ये एग्जांपल दी गई है नाइजेरियन इंग्लिश में, जैसे कि मिसाल दी गई है कि उन्होंने क्या करना है, उनका आई और ई का एक ही उन्होंने फ़ोनीम रखा हुआ है। जैसे कि बिड, तो वो बिड प्रोनाउंस करेंगे ही, ठीक है, पर वो बीड को भी बिड प्रोनाउंस करेंगे, उन्होंने ई का रखा ही नहीं हुआ फ़ोनीम। ठीक है, ग्रामर में वो कह रहे हैं माइनर सा डिफरेंस है। इसके अलावा एग्जांपल उन्होंने दी है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश की ग्रामर में क्या डिफरेंस है। पास्ट टेंसेस के वर्ब, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में पास्ट टेंसेस के वर्ब में अमेरिकन इंग्लिश जो होती है वो क्या यूज़ करते हैं? डव, फिट और स्नक, वो थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में वो साथ डी लगा देते हैं, डाइव्ड, फिटेड, स्नीक्ड। ठीक, एक ये डिफरेंस हो गया। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश वहाँ पे डी यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश टी यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्रिटिश इंग्लिश बर्नड, लर्नड और स्पेल्ड यूज़ करते हैं ना, अमेरिकन इंग्लिश जो है वो बर्नड नहीं, वो बर्नड यूज़ कर लेते हैं। सॉरी उल्टा हो गया। अमेरिकन इंग्लिश बर्न यूज़ करते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश टी यूज़ करते हैं इन जगहों पे। ताहम जो भी है, सबसे ज़्यादा जो डी की फॉर्म्स आई हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश में आई हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या डिफरेंस है? ब्रिटिश इंग्लिश आई की साउंड को ई में तब्दील कर देता है पास्ट टेंस में, साउंड नहीं। ठीक, जबकि अमेरिकन इंग्लिश आई को चेंज नहीं करता। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा अमेरिकन इंग्लिश जो है वो डू हैव प्रेफर करती है, जबकि ब्रिटिश जो है वो हैव गॉट यूज़ करते हैं, प्रेफर करते हैं। ठीक है, वोकैबलरी इस पूरे टॉपिक में कुछ भी समझाने वाला नहीं है। एक बार आपने चैप्टर पढ़ लेना है, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, एमसीक्यूज़ भी आप देख लेंगे। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा, ये डिफरेंस याद रखने हैं आपने कि इंग्लिश लिंगुआ फ्रैंका और से जो है वो स्टैंडर्ड इंग्लिश से कैसे डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है उन दोनों में, तो आपने ये वेरिएंसेस याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा ये आपने याद रखना है कि क्या क्या ज़रूरतें थी हमारी जिसने हमें मजबूर किया इंग्लिश को अपनाने पे। इसके अलावा आपने ये 3 वेज़ याद रखने हैं फोनोलॉजी के कि वो किस तरह डिफरेंट हो सकती हैं स्टैंडर्ड इंग्लिश से। हर एक वैरायटी वो किस वे में फोनोलॉजिकली किस वे में डिफरेंट हो सकती है स्टैंडर्ड इंग्लिश से। तो ये आपने 3 वेज़ याद रखने हैं कि या तो उनका फोनोलॉजिकल सिस्टम अलग होगा, या वो प्रोनाउंस अलग करते होंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन अलग होगी, या स्ट्रेस और इंटोनेशन अलग होगी। ठीक, इसके अलावा
इसके अलावा ये आपने डिफरेंसेस याद रखने हैं कि अमेरिकन इंग्लिश पास्ट टेंस में वर्ब कैसे यूज़ करते हैं, डॉ, फिट, स्नक, और डी कहाँ यूज़ करते हैं, टी कहाँ यूज़ करते हैं। इसके अलावा आई और ई का वो क्या करते हैं। इसके अलावा वो डू हैव प्रेफर करते हैं, हैव कोड प्रेफर करते हैं, वट एवर जो भी है ये आपने याद करना है। इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।